ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। आप जैसा सोचते हैं जीवन में वैसा ही करते हैं। ये हमारी आपकी सोच ही है जो मुश्किल हालात में भी हमें अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ले जाती है तो कभी इतिहास रचने का अवसर भी देती है। कोरोना संकट के इस लंबे संघर्ष में भी हमारी आपकी सोच की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम ऐसा सोचें कि सावधानी बरतकर हम इस महामारी से बच सकते हैं। संकट गहरा है तो क्या हुआ, न्यू नॉर्मल है ना, उसी के सहारे जिंदगी हंसते मुस्कुराते जी लेंगे। अगर आपकी भी सोच ऐसी है तो इस महामारी से जीतना मुमकिन है। तो सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़िए। आप कोविड-19 से सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर संजय के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर संजय, चीन के वुहान से इस वायरस की शुरुआत हुई और अब चीन से एक खबर ये आ रही है कि चीन एक ऐसी वैक्सीन तैयार कर रहा है जो नेजल स्प्रे के फॉर्म में होगी। क्या कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? देखिए, अभी कई सारे वैक्सीन पे काम चल रहा है जी। और वैक्सीन का जो सबसे कॉमन तरीका होता है वो इंजेक्टेबल तरीका होता है। लेकिन अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक चीन में स्टडी चल रही है जिसमें स्प्रे वैक्सीन है और एक यूनिवर्सिटी है वहाँ, जियामिन यूनिवर्सिटी और हांगकांग यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। लेकिन अभी ये काफी शुरुआती दौर में इसके परीक्षण है और फर्स्ट फेज ट्रायल अभी चालू हुआ है। और जहाँ तक एफिकेसी की बात है, नेजल रूट कई तरह के इंजेक्टेबल्स के लिए यूज होते हैं जी। ये कोई नया रूट नहीं है। कई पहले भी जैसे हम अस्थमा के पेशेंट्स को नेजल स्प्रे देते हैं जी। अभी इंसुलिन नेजल रूट से देने की बात चल रही है जी। वैक्सीन भी नेजल रूट से दिया जा सकता है जी। लेकिन जब तक ये थर्ड फेज की स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती इसके बारे में यह कहना कि कितनी उपयोगी है, कितना कारगर है, यह थोड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। दो सर्वे की भी बात करेंगे। सबसे पहले आईसीएमआर के सर्वे की बात करते हैं डॉक्टर संजय। सीरो सर्वे जो मई के महीने में हुआ था, मई और जून के महीने में, उसके प्रारंभिक नतीजे तो पहले आ गए थे लेकिन उसकी जो डिटेल्स है वो कल आई है और उसमें ये जानकारी मिली है कि सिर्फ 0.73% वयस्क ही संक्रमित थे। इसके मायने आईसीएमआर ने ये बताया है कि अधिकांश भारत की आबादी अब भी संक्रमण के लिए संवेदनशील है। इसके क्या मायने समझे जाएं कि भारत में कोरोना का पीक और ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले समय में? देखिए, जैसा कि आप आईसीएमआर के सर्वे की बात कर रहे हैं जी। यह सर्वे मई में हुआ, मई 11 से जून 4 तक जी। तो इस सर्वे में अगर आप देखें तो भारत में कोरोना का संक्रमण जो चालू हुआ वो थ्योरेटिकली जनवरी से चालू हुआ, लास्ट वीक ऑफ जनवरी। केसेज जो बढ़ने लगे वो मार्च एंड से बढ़ने लगे जी। और अप्रैल में जाते जाते केसेज ज्यादा तेजी से बढ़े जी। तो सर्वे की जो तारीख है 11 मई से 4 जून का जी। ऐसा मैं मानता हूं कि काफी शुरुआती तारीख है जी। और कोरोना का संक्रमण उस समय बढ़ रहा था, मतलब अभी शुरुआती दौर में था। तो यह परिणाम मुझे अपेक्षित ही लग रहा है कि चूंकि हमने सैंपल कलेक्शन शुरुआती दौर में किए हैं और बहुत कम लोगों में इसकी एंटीबॉडीज मिली है जी। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अगर अब ये सर्वे हो जब केसेज ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, 90,000 केसेज आ रहे हैं रोज जी,
तो हो सकता है कि हमें ज्यादा बेहतर जानकारी मिले जी। और आईसीएमआर इस दिशा में कार्य कर भी रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उसके परिणाम भी सुनने को मिलेंगे। जी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण किया है। ये सर्वेक्षण वैसे लोगों पर किया गया है जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए हैं और इस सर्वे के नतीजे ये कहते हैं कि ठीक हुए मरीजों में कई समस्याएं देखी जा रही हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर में दर्द होना, थकान महसूस होना और इसके लिए कई अस्पतालों ने पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू की हैं। आपसे डॉक्टर संजय ये जानना चाहेंगे कि ये जो पोस्ट कोविड जो लक्षण दिख रहे हैं लोगों में, ये कितने समय तक रहते हैं और क्या ये आने वाले जीवन के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं? देखिए, पहले भी अगर आप देखें तो कई बार वायरल इलनेसेस के बाद जी पोस्ट वायरल सिंड्रोम्स होते हैं जी। और पोस्ट वायरल सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जैसे आपको वायरल बुखार है, वायरल बुखार जब खत्म हो जाता है तो थोड़ी थकान, जोड़ों में दर्द, कई वायरसेस में देखने को मिलता है, डेंगू, चिकनगुनिया सब में देखने को मिलता है जी। लेकिन चूंकि कोरोना वायरस एक नया वायरस है, इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है जी। तो यह सर्वे काफी इम्पोर्टेंट है और इससे हमें यह पता चलता है कि पोस्ट कोविड के समय में भी, जैसे कोविड का पेशेंट अगर इम्प्रूव कर जाता है, रिकवर कर जाता है जी। तो उसके बाद भी कुछ लक्षण मौजूद रह सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी या कार्डियोवास्कुलर ले लें, न्यूरोलॉजिकल ले लें, या कई बार बच्चों में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं जी। या लंग में फाइब्रोसिस देखने को मिला है कि जैसे लंग रिकवर तो कर गया जी। लेकिन जो लंग की पैरेन्काइमा थी वो सिकुड़ गई जी। तो उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत या छाती में दर्द। तो इस सर्वे का मायने यह है कि कोरोना का पेशेंट ठीक होने के बाद भी हमें उस पर ध्यान देना है जी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कई अस्पतालों ने पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक की शुरुआत की है जी। जैसा कि एम्स में शुरुआत हुई है, लोकनायक हॉस्पिटल में शुरुआत हुई है जी। और मुझे लगता है कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी ये चालू किया है जी। तो पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू करने के पहले हमारा यही उद्देश्य है कि जो पेशेंट कोविड से रिकवर हो गए हैं लेकिन पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ, उनमें कुछ सिम्टम है तो वहां जाकर अपनी समस्या के बारे में बताएं और एक्सपर्ट्स उनको गाइड करेंगे कि उनको किस तरह के इलाज की जरूरत है जी। इसमें कोई पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है और ये सबको नहीं होता, ऐसा नहीं कि जिसको भी कोविड है उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होगा जी। इसकी संख्या है लेकिन ऐसी कोई अलार्मिंग फिगर नहीं है बिल्कुल। और हमें लगता है कि जैसे हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी हम ज्यादा जागरूक होंगे और पोस्ट कोविड क्लिनिक इस दिशा में एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी कोरोना संक्रमण हुआ था, आप ठीक हो चुके हैं और इस तरह के लक्षण आप में भी हैं तो आप पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक में जा सकते हैं और वहां डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। राजस्थान के बाड़मेर से कमलेश जी जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते। मैं कमलेश बोल रहा हूँ, सेतराऊ बाड़मेर से। जी कमलेश जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरा सवाल ये है कि अपने जो इंडिया में 3 वैक्सीन तैयार हो रहा है, अब कौन सा वैक्सीन किस चरण में, इसके बारे में डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ। भारत में जो 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है डॉक्टर संजय, वो किन चरण में है परीक्षण के स्तर पर, ये जानना चाहते हैं कमलेश जी। देखिए, जो वैक्सीन भारत में तैयार हो रहे हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चरण में उनका परीक्षण चल रहा है जी। और जो मैक्सिमम जो परीक्षण है वो फेज 2 और फेज 3 में चल रहे हैं जी। और इसके परिणाम आने में भी समय लगेगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा अखबारों में भी कि बाकी बाहर की कंट्री में भी कई वैक्सीन पे ट्रायल चल रहे हैं, जैसे एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है और यूएस में एक मॉडर्ना की वैक्सीन है जी। और फाइजर भी एक वैक्सीन पे काम कर रहा है। तो कई वैक्सीन पे काम कर रहे हैं और मैक्सिमम जो वैक्सीन हैं उनके फेज 3 के ट्रायल अभी चल रहे हैं जी। फेज 3 के ट्रायल इसलिए जरूरी होते हैं कि वो लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स पे किए जाते हैं जी। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स पे ट्रायल इसलिए जरूरी होता है कि हम ये जान सकें कि पेशेंट को या जो वॉलंटियर हैं उनमें जो एंटीबॉडी बन रही है जी, वो एंटीबॉडी कितनी देर के लिए बन रही है और वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो क्रिएट नहीं हो रहा है जी। बिल्कुल।
तो इसलिए फेज 3 का ट्रायल सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायल माना जाता है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ जो आपके वॉलंटियर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं जी। और जितना ज्यादा वॉलंटियर्स होंगे रिजल्ट उतना ही ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। जी बिल्कुल। हरियाणा के करनाल से संजीव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं गांव खूकनी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ जी सर। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे कि जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या करनाल में, तो इनमें टेस्ट में ये मुफ्त में होता है, और अगर प्राइवेट में भी है तो कितनी फीस लगती है प्राइवेट में? और गरीब आदमी के लिए, मतलब अगर कोरोना से अफेक्ट हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं गरीब आदमी? कोरोना जांच से संबंधित इनका सवाल है कि क्या सरकारी अस्पतालों में कोरोना जांच मुफ्त है? अगर इन्हें प्राइवेट में करवाना पड़े तो वहां क्या कोरोना टेस्ट का शुल्क है? इनकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना की जांच बिल्कुल मुफ्त है जी। और जहां तक प्राइवेट की बात है, अगर आप मार्च अप्रैल का महीना ले, उस समय कोरोना की जांच जब प्राइवेट लैब में चालू हुआ था जी, तो उस समय करीब 4,500 या 4,400 रुपये इसका शुल्क था जी। लेकिन धीरे धीरे उसमें कमी आई है और अभी मैंने कल पढ़ा या 1-2 दिन पहले पढ़ा कि यूपी गवर्नमेंट ने इसकी शुल्क कम करके 1,600 रुपये कर दी है जी। तो धीरे धीरे इसकी जो अवेलेबिलिटी है या इसकी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है जी। और अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में अब तो प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है जी। जिसे भी कोरोना के सिम्टम है वो जाकर प्राइवेट लैब में या गवर्नमेंट लैब में अपना टेस्ट करा सकता है। जी, ऑन डिमांड टेस्ट की सुविधा शुरू हुई है। डॉक्टर संजय, उनके सवाल में एक और बात जुड़ी हुई थी, वो ये समझना चाह रहे थे कि अगर किसी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो क्या इलाज भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त होता है? जी, जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रदेश से आते हैं जैसे राजस्थान जी, तो वहाँ भी जितने सरकारी अस्पताल हैं वहाँ कोरोना की जांच और कोरोना का इलाज मुफ्त होता है जी। और सभी तरह के इलाज की सुविधा गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यूज किया है जी। और मैक्सिमम सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर अब काफी बेहतर हो गया। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के छतरपुर से राशिद अहमद जी हैं। राशिद जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान। जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं एक डॉक्टर साहब से एक छोटा सा निवेदन है हमारा जी। जो ये टेस्ट हो रहे हैं सर, पूरे इसमें चल रहे हैं पूरे इंडिया में, जैसे 1600 लैब करीब हैं अपनी जी। तो एक टेस्ट करने में सर लगभग कितना टाइम लगता होगा सर? इनका सवाल कोरोना टेस्ट से संबंधित है कि टेस्ट की रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है? जी, तो कोरोना की जो टेस्ट है 2 तरह की होती है, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होती है और एक पीसीआर टेस्ट होती है। तो रैपिड एंटीजन की रिपोर्ट तो फटाफट मिल जाती है, मिनट्स में मिल जाती है जी। लेकिन पीसीआर की रिपोर्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको प्रोसेस करना होता है जी। और उसमें जो टाइम है 2 से 4 घंटे का टाइम लगता है, कई बार रिपोर्टिंग टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जी जी बिल्कुल। यह मान के चलें कि आपको पीसीआर की रिपोर्ट विदिन 24 आवर मिल जाएगी जी। और एंटीजन की रिपोर्ट जो है वो मिनट्स में मिल जाएगी जी। तो यह डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की टेस्ट हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा रिपोर्ट आने में। जी, और इस दिशा में भी भारत ने काफी प्रगति की है। जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था तो रिपोर्ट आने में बहुत समय लगता था, लेकिन अब उस समय को भी बहुत कम कर दिया गया है। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं मालूम करना चाह रहा थी, पूरी सावधानी के बावजूद कोरोना के पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर कंट्रोल कैसे होगा और वैक्सीन कब तक आएगी? डॉक्टर संजय, महेश जी लगातार हमें फोन करते हैं और इनकी चिंता बड़ी जायज है कि सावधानी लोग बरत नहीं रहे हैं, संख्या लगातार बढ़ रही है, कैसे स्थिति संभलेगी? इनकी जो इनका जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी। और लेकिन मैं इसके पीछे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि नंबर ऑफ केसेस
बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है टेस्टिंग बढ़ना। जी अभी आपने दिल्ली में देखा होगा कि पिछले कुछ सप्ताह से नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े हैं। जी लेकिन अगर आप अगस्त का फर्स्ट वीक लें, जब केसेस काफी कम हुए थे, जी और सितंबर का फर्स्ट वीक लें जब केसेस बढ़े हैं, जी तो दोनों में कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो अगस्त में 20,000 के आसपास टेस्ट हो रहे थे। जी अब ये टेस्टिंग 55 से मैंने सुना है कि 60,000 भी हो रहा है। जी तो अगर आप 7% की पॉजिटिविटी रेट लेते हैं तो 20,000 का 7% विल बी 1,400 जी और 60,000 का 7% विल बी 4,200 जी तो नंबर ऑफ जो परसेंटेज है पॉजिटिविटी वो नहीं बढ़ रही है। जी तो नंबर इसलिए बढ़ रहा है कि नंबर ऑफ टेस्टिंग ज्यादा हो रहा है। अभी पूरे कंट्री में देखिए 11-12 लाख टेस्टिंग हो रही है रोज। बिल्कुल। शुरू में 2-3 लाख टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग बढ़ने का ही नतीजा है कि हमारी मोर्टेलिटी रेट कम हुई है जी, एडमिशन रेट कम हुआ है। अभी देखिए दिल्ली में रोज 4,000 केस आ रहे हैं जी लेकिन आधे बिस्तर अभी भी खाली है। जी मतलब है कि चूंकि टेस्टिंग हो रही है, अर्ली डिटेक्शन हो रहा है, अर्ली ट्रैकिंग हो रही है, तो सीरियस पेशेंट जो है वो कम हुए जी मोर्टेलिटी कम हुई जी है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन मोर्टेलिटी कम हुई है और एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। जी बिल्कुल। और सरकार की कोशिश भी है कि टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक के सहारे इस संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जा सके। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से शंभू जी जुड़ चुके हैं। शंभू जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्ते डॉक्टर सर। नमस्ते। सर मुझे सवाल ये करना है कि जब ठंड का मौसम दोबारा से लौट कर आएगा तो कोरोना की स्थिति कैसी होगी? मतलब हमने देखा था जब ठंड आई, उसके बाद उस समय कोरोना आई थी, उसके बाद दोबारा जब ठंड का मौसम दोबारा से लौट कर आएगा तो फिर कोरोना कैसी रहेगी, स्थिति कैसी रहेगी उसकी? डॉक्टर संजय ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे अब भारत में ठंड के मौसम की शुरुआत होने वाली है, उसमें कोरोना की दशा और दिशा क्या होगी। और लोगों के मन में एक और बात है डॉक्टर संजय कि इस समय जितने फ्रिक्वेंटली लोग हाथ धो रहे हैं, ठंड में थोड़ी उन्हें दिक्कत होने वाली है। देखिए इनका सवाल काफी अच्छा सवाल है जी। लेकिन मौसम का क्या प्रभाव है कोरोना के ऊपर, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हमें लगता था कि जब जून की गर्मी आएगी तो उस समय कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी, और कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते रहे। तो मौसम का क्या डायरेक्ट इफेक्ट है इस वायरस के ऊपर, इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं है जी। और अभी भी ठंड का मौसम आने में 2-3 महीने का समय बाकी है। तो एग्जैक्ट क्या इफेक्ट होता है, क्या वायरस म्यूटेट कर जाता है या वायरस की एफिकेसी कम हो जाती है या हमारे पास वैक्सीन आ जाएगा, बहुत सारे सवाल हैं जी। और बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे प्रिजम्पशंस हैं जिससे हमें मालूम करना मुश्किल है कि ठंड के मौसम में क्या होगा। लेकिन साथ ही पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। कि ठंड का मौसम आने वाला है, नहीं कोरोना का वायरस वैक्सीन बढ़ जाएगा, तो इसमें पैनिक अगर आप क्रिएट करते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। आप जो प्रिकॉशन ले रहे हैं उस प्रिकॉशंस को लेते रहिए और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे नंबर ऑफ केसेस कम होने चालू हो। उम्मीद पर आकाश टिका है और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने कहा कि अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस संघर्ष में भी जीत मुमकिन है। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, एक सवाल है। जी पूछिए। केसेस तो बढ़ रहा है जी, लेकिन कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोगों को नहीं देखा जा रहा जी। इसको कैसे समझाएं, कैसे बचे? डॉक्टर संजय, ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। अनलॉक 4 में लगभग पूरा देश खुल चुका है, लोग अपने कार्यालय जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, बाजारें खुल गए हैं। इनका भी यही सवाल है, ऐसे में सुरक्षित दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी
उसमें बड़ा क्लियर है कि चूंकि इकोनॉमी को रिवाइव करना है जी, तो अनलॉकडाउन जरूरी है। लेकिन साथ ही सरकार ने हर दिशा पर और हर माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की है जी, कि हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। जी, हमें लाइफ को इस तरह से ही जीना पड़ेगा जब तक कोरोना का संक्रमण रहता है। जी, हम इकोनॉमी को बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। जी, तो आपका सवाल बिल्कुल सही सवाल है और इस सवाल के माध्यम से ही मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा जी, और लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी प्रिकॉशंस है आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हम अपने समाज का और अपने आसपास के लोगों का भला नहीं कर रहे। जी, हम सबको ये तो समझ जी, केसेज अगर बढ़ रहे हैं तो यह ये भी दिखाता है कि हमारी लापरवाही भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम सबको ये समझने की जरूरत है कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। हम चाहे अपने काम के लिए जाएं, व्यापार के लिए जाएं, बाजार जाएं, हर जगह जहां तक संभव हो सुरक्षित दूरी का पालन करें और अगर कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो उसे भी सरल और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें कि ये उसकी जिंदगी और उसके परिवार से जुड़ा महत्वपूर्ण मसला है। जम्मू से वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरे 2 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट। मेन पॉइंट है, पहले साइकिक जो होता है जिसको पॉजिटिव पता चलता है तो वो पहले ही घबराता है। इसके लिए क्या गवर्नमेंट की कार्रवाई है जिससे लोग पैनिक न हो जाए? नंबर 1। नंबर 2, जो टेस्ट आते हैं, अगर किसी का सुबह नेगेटिव पॉजिटिव आता है, शाम का दूसरा टेस्ट करवाते हैं कुछ लोग तो उसका नेगेटिव आता है। तो गलत टेस्टिंग हो रही है या गलत रिपोर्टिंग हो रही है, इसके लिए जिम्मेवार किसी को नहीं। तीसरी बात है, जब किसी की डेथ होती है क्या इससे इन्फेक्शन फैल सकता है अगर उस आम शमशान घाट में उसकी दाह संस्कार किया जाए? ऐसे कई केसेस, इसके लिए कानून सख्त बनना चाहिए। डॉक्टर संजय, इनके कई सवाल हैं। पहला सवाल जो ये घबराहट के लिए कर रहे हैं उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा इनका जो सवाल है कि किसी व्यक्ति की जांच अगर सुबह होती है वो कोरोना पॉजिटिव आता है, शाम को दूसरे लैब में टेस्ट होने पर वो नेगेटिव आता है, ऐसे में क्या टेस्ट में कोई कमी है या फिर कोई और कारण है? देखिए, इनका जो सवाल है उसमें 2 पहलू हैं। जी। पहला पहलू यह है कि टेस्टिंग कैसे हुई है। जी। जैसे अगर हम एंटीजन टेस्टिंग करते हैं तो नेगेटिव आ सकता है। जी। क्योंकि एंटीजन टेस्टिंग उतना सेंसिटिव टेस्टिंग नहीं है। जी। और अगर एंटीजन नेगेटिव आता है और पेशेंट सिम्टोमेटिक है जी, तो हमें पीसीआर टेस्टिंग करनी चाहिए। जी। और पीसीआर टेस्टिंग पॉजिटिव आ सकता है क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो एक ऐसा हो सकता है कि अगर पहली बार नेगेटिव आया है तो हो सकता है एंटीजन से किया हो जी, और फिर पॉजिटिव आ गया तो पीसीआर से किया हो जी। किसी को डोज देने का मतलब नहीं है, टेस्टिंग का तरीका अलग है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इनका जी बताएं। कुछ ऐसे अखबारों में मैंने भी पढ़ा था जी कि कुछ झोला छाप डॉक्टर और कुछ फर्जी डॉक्टर ने इस तरह से सैंपल लिए और उनकी टेस्टिंग निगेटिव करके रिपोर्टिंग कर दी। तो इस तरह के असामाजिक तत्व हर जगह है और सरकार उस पर अंकुश लगाने की कोशिश भी कर रही है। तो मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप किसी झोला छाप डॉक्टर या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में न रहें। आप सरकारी अस्पताल में जाएं या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए हैं लैब्स, वहां जाएं और अगर टेस्टिंग कराना है तो वहां कराएं, क्योंकि उनके बारे में हमें पता है कि वो जो भी मापदंड फॉलो कर रहे हैं वो साइंटिफिक मापदंड है और अगर वहां से कोई गलत रिपोर्टिंग आती है तो गवर्नमेंट उससे एक्शन लेगी। बिल्कुल ठीक। इनका एक और सवाल है और वो सवाल ये है कि कोरोना संक्रमित की मृत्यु के बाद क्या सामान्य रीति रिवाज के अनुसार अगर उनका दाह संस्कार किया जाए तो क्या इससे भी संक्रमण फैल सकता है? जी बिल्कुल फैल सकता है और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे कई बार गाइडलाइन जारी की है कि क्रीमेशन में कितने लोग होंगे, क्रीमेशन का तरीका क्या होगा जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ फैमिली ऐसे हैं जिन्होंने इसमें लापरवाही की है। हमने भी अखबारों में पढ़ा है जी। कई बार लापरवाही इस वजह से हो जाती है कि मरीज की डेथ हो गई, उसकी टेस्टिंग नहीं हुई और बाद में पता चला कि कोरोना है जी। लेकिन अगर पता चलता है और फिर भी लापरवाही है तो फिर यह दुखद है जी। बिल्कुल। तो लोगों से यही
उम्मीद करते हैं, वो यही निवेदन करते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि आपके लिए है, आपके हित में। जी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ब्रिजमोहन जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजमोहन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्ते बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। सर, मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ जी कि बाजार खुल गए हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा सर। तो इसमें कैसे हम लोग जो है सुरक्षित अपने आप को माने सर? ब्रिजमोहन जी, अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो इस पर हमने अभी ही चर्चा की है और डॉक्टर संजय ने बताया है कि जहां तक संभव हो सके हमें सुरक्षित दूरी का पालन करना चाहिए और जो हमारे आसपास लोग हैं, चाहे बाजार में हों, चाहे दफ्तर में हों, चाहे कहीं भी हों, उन्हें भी हमें समझाने की आवश्यकता है कि सुरक्षित दूरी इस कोरोना से लड़ाई में बहुत जरूरी है। राजधानी दिल्ली से अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्कार। सर, मैं पहली बात तो ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई और दिक्कत हुई जी, और उस दिक्कत की वजह से वो हॉस्पिटल में गया, चाहे सरकारी में या प्राइवेट में, तो उसका पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी तो क्या तब तक उसका वो ट्रीटमेंट नहीं चलेगा कोई? ठीक है। दूसरा सवाल आपका? और दूसरा ये, जैसे सर हाथ धोने की बात है, तो अगर हम घर के अंदर ही रहते हैं जी, तो हमें कितनी देर में हाथ धोना जरूरी होगा? जी, इनका जो पहला सवाल है डॉक्टर संजय कि अगर किसी दूसरी बीमारी से परेशान होकर कोई व्यक्ति अस्पताल जाता है और अस्पताल में एक प्रोटोकॉल बन गया है कि जब तक कोरोना की टेस्टिंग नहीं होगी उस मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है, तो क्या उतनी देर तक उसका ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं होता है? देखिए, इसमें कई सारी गलत जानकारियां भी हैं लोगों के पास। और जैसे हमारे अस्पताल में ही जी कोरोना का इलाज कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है जी। हमारे जो पास का हॉस्पिटल है लोकनायक, वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन हमारे यहाँ ही न्यूरो के पेशेंट आते हैं, कार्डियो के पेशेंट आते हैं, सबका इलाज चल रहा है जी। कोविड टेस्ट अगर करते भी हैं तो उसमें रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है जी? 4 घंटे 6 घंटे जी। लेकिन इलाज नहीं रुकता पेशेंट। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह कहीं भी अगर पेशेंट जाता है, भले ही कोविड टेस्टिंग होती है, लेकिन किसी का इलाज नहीं रुकता, इलाज चलता रहता है। डॉक्टर पीपीई किट पहन के सारी सावधानी बरतते हुए इलाज करते हैं, इलाज से किसी को मना नहीं किया जाता। जी। इनका दूसरा सवाल डॉक्टर संजय ये है कि ये घर पे रहते हैं, घर पर रहने के दौरान भी क्या हाथ धोना लगातार जरूरी है? देखिए, आप घर पे रहते हैं तो आप जो भी सावधानियां बाहर बरत रहे हैं वो घर में बरतिए, लेकिन बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं जी। हाँ, जैसे आप खाना खाते हैं या कोई सामान जो बाहर से आता है उसको अगर आप छूते हैं या किसी बाहर के व्यक्ति से आपका कुछ कांटेक्ट होता है तो उस कंडीशन में आप हाथ धो लीजिए, लेकिन बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि आपसे किसी और विषय पर चर्चा करें। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे थे कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। आप कहीं भी जाएं, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर से हाथ को साफ करते रहे, साबुन पानी से हाथ धोइए और सुरक्षित दूरी का पालन करने की भी कोशिश करिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।